हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बात किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड का जान लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या आता है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ओर से इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई फंड देना चाहता है या फिर रुपये देना चाहता है एज ए डोनर के रूप में, ठीक है, तो उसको क्या है, ये ऑथेंटिक रूप से रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। और ठीक है, एज ए अल्टरनेटिव, ठीक, टू कैश डोनेशन। तो इसमें व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति इसमें क्या है, इसको ले सकता है, बॉन्ड है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकती है। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए चालू करने वाला है। 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इसमें चलेगा। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल इसको ले सकता है। ओके, तो इसके लिए देखिए 10 दिन के लिए ये जो विंडो है अक्टूबर माह में ये खुला रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्कीम देखिए कि अभी चालू हो चुका है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी संस्था है, तो अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो फंड है देना चाहता है या फिर डॉन करना चाहता है, उस पार्टी में फंड लगाना चाहता है, तो इसको ले सकता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पार्टीज़ हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट की नज़रों में। तो आप जान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें रेटिफाई किया है कि जो रजिस्टर हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो जो रजिस्टर हैं अंडर सेक्शन 29A के तहत, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, ठीक है, भारतीय जनप्रतिनिधि कानून है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 29A है, उसके अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है और जिनको 1% से, ठीक है, ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, तो वो इसमें अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड वो अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्टी को लोग अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे तो इसमें उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड मिलेगा, पैसे मिलेगा। जैसे कि इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, उसको किसी चुनाव प्रचार करना है, कैंपेनिंग करना है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए या पैसा चाहिए। ओके, तो जो पैसा है वो कहाँ पास आएगा, उसके पास तो स्वतः रहेगा नहीं, तो इसमें कैसे, तो इसके लिए बहुत सारे जो लोग आते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर रहते हैं या फिर जो इंडिविजुअल रहता है या फिर कुछ बिजनेसमैन वाले रहते हैं, तो उस पार्टीज़ को ये लोग क्या करते हैं, अपना जो फंड है वो देते हैं या फिर दान देते हैं। ठीक है, सिंपल अर्थों में जान सकते हो कि लो भाई, आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको हम ये दान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके बदले में क्या लेंगे। तो ये तो बात तो दोनों की पार्टी के बीच में रहती है, कोई बताता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको अब क्या है, लीगल तरीके से सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से इसके लिए लाभ भी बन चुके हैं। ओके, तो ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें कोई भी व्यक्ति है अपना जो बॉन्ड है उसको ले सकता है और गवर्नमेंट को इसमें दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल रहेगा बॉन्ड, यहाँ पर 10 दिन के लिए, इसमें भी जनवरी में भी रहेगा, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, और जो एडिशनल 30 डे पीरियड है उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाई किए गए हैं जनरल इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें अब मान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए कौन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो ले सकता है। इस स्कीम के तहत एक जो है एक इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर जो डिफाइन किया गया है आइटम है ना, क्योंकि पास हुआ था जब गवर्नमेंट ने या फिर इसके लिए गजट निकाला था, गजट में नोटिफिकेशन निकला था। ठीक है, तो उसमें क्या थी, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी भारतीय जो कॉर्पोरेट सेक्टर के है, चाहे इन कॉर्पोरेट सेक्टर के है फिर इस्टेब्लिश है इंडिया में, ठीक है, जो भारतीय नागरिक हो वो इसमें अपना योगदान दे सकता है। तो ये तो रहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कुछ टॉपिक होगा। तो अभी यहाँ पे एक न्यूज दे सकते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी हैं, अभी जो ओपन करने वाले हैं समृद्धि कॉरिडोर। ठीक है, ये समृद्धि कॉरिडोर आपको दिखेंगे नागपुर से लेकर मुंबई के बीच चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास अच्छे से जान सकते हैं। ये इसका जो है इनॉग्रेशन है फर्स्ट फेज का, ये 701 किलोमीटर का रहेगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जो ठाकरे जी हैं उनके नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में ये जो समृद्धि महामार्ग है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जो समृद्धि महामार्ग है तो 6 लेन, ठीक है, एक्सेस से एक कंट्रोल करता है रोड को। ठीक है, और डिजाइन क्या है, टॉप स्पीड में इसमें आप 150 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड है महाराष्ट्र का मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के बाद ये सेकंड एक्सप्रेस वे है। ठीक है, समृद्धि महामार्ग
जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये नागपुर से लेकर मुंबई तक चलेगी। इसमें देखिए लगभग 30,000 से लेकर 35,000 जो गाड़ियाँ हैं इसमें चलेगी इस एक्सप्रेस वे से डेली, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो रोड है, अब जानते हैं कि जो जब रोड बन जाता है, सड़क बन जाता है, तो जो कनेक्टिविटी है एक एरिया का दूसरे एरिया से बहुत तेज़ी से ग्रो भी होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के मामले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा भी, ठीक है। तो ये क्या बूस्ट करेगा टूरिज़्म को, और जो है ना, इसी का है जो शिरडी है उसको बूस्ट करेगा, जो कि एक टूरिज़्म के लिए अच्छा जगह है, ठीक है। इसी तरह बेरुल हो गया, लोनार लेक हो गया, फिर अजंता का एलोरा हो गया, फिर औरंगाबाद का जो पंचवती है उसको, और जो ज्योतिर्लिंगस हैं वहाँ पास इसको देखने को मिल जाएगा, जो टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी लाएगा। और जो हिल स्टेशन है और जो गुरु सहनेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर है, इनको भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। देखिए इसे पास थ्रू द 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें देखिए 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे होकर, इस कनेक्टिविटी से होकर जाए मिलेगी। जो समृद्धि महामार्ग है, इसके जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, इससे लेकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 3 सेंचुरी इसमें पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पास देख सकते हैं इस रोड को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है एक्सप्रेस वे को, जिसमें से 209 अंडरपास है, ठीक है, एनिमल्स के लिए, और जो पैदल यात्रा चलते हैं उसके लिए 8 ऐसे जो अंडरपासेस दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें 8 ओवरपास भी हैं जो वाइल्ड लाइफ है मूवमेंट है, जैसे कि बहुत सारे जंगली जानवर इसमें देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया है इस एक्सप्रेस वे को, ठीक है। ये कम से कम 391 जो गांव है और जो 26 तालुका है और 10 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है समृद्धि महामार्ग, ठीक है। इसमें 138.47 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इस पावर का जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जाएगा, और जो सोलर एनर्जी है इसको इसमें लिंक किया गया है, ठीक है। जो ये एक्सप्रेस वे है इसको समृद्धि कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, और इसको बिल्ड किया गया था। इसका जो प्रोजेक्ट है और जो आउटले है आप देखोगे तो लगभग 55,335 करोड़ रुपए है, और जो एक किसमें लगभग इसके 391 जो गांव है या फिर 26 तालुका है और 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएगा। इसमें जो 3 ऐसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कठेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ है, अकोला में है, ठीक है। और कौन सा है, करंजा स्कूल ब्लॉक, करंजा सोहेल है, ठीक है। ब्लैक बक सेंचुरी है, कहाँ, वसीम में। और जो है यहाँ पास एक है तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थाने में, तो इसमें एक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी है वहाँ से होकर ये जो रोड है या फिर जो बोल सकते हैं एक्सप्रेस वे है इससे होकर जाएगी, तो इसमें जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन जो एक कनेक्टिविटी बनाया गया है, जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है, तो ये एक्सप्रेस वे है जो समृद्धि एक्सप्रेस कॉरिडोर है, तो इसमें जो इन्वायरमेंटल है, जो फॉरेस्ट है उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोड में बहुत सारे जगहों पर ऐसे चीज़ बनाए गए हैं, क्योंकि उसको इन्वायरमेंटल के दृष्टि से बनाया गया है, तो इसमें पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं अगल बगल में, तो जो ग्रीनरी एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं ये जो फोटो है इसको, ठीक है, इसमें किस तरह का दिखाया गया है डिजाइन, ओके। तो ये समृद्धि महामार्ग है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो कहाँ से कहाँ चलती है, ये नागपुर से चलेगी मुंबई तक, ओके। इसका जो डिस्टेंस है आपको मिलेगा 839 किलोमीटर का डिस्टेंस है नागपुर से मुंबई तक, ओके। इसमें जो 7 घंटे का लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, पहले क्या था ये 17 घंटे का समय लगता था, ओके। तभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी साइबर अटैक हुआ था, कहाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है दिल्ली में, जो एम्स है वहाँ पास। अभी देखे होंगे कि जो वहाँ पास जो एम्स में अभी साइबर सिस्टम में अभी जो बहुत सारे जो फ्रॉड लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर साइबर क्राइमर है, या फिर जो साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो वहाँ का जो सर्वर था वो डाउन हो चुका था, तो अभी गवर्नमेंट इसमें जाँच करने वाली है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो इसमें बहुत सारे अभी साइबर अटैक दिखे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि रैंसम वगैरह हो गया, ये सब अभी इसमें पहचान के रूप में सामने आ रहे हैं। तो अभी इसमें गवर्नमेंट इसमें जांच करने वाली है, तो आपको देखना होगा, ठीक है। तो भारत में देखिए कि बहुत सारे बॉडीज़ हैं जो इस तरह के जो साइबर अटैक उसको चेकआउट करते हैं, या फिर उसमें उसको फिर ये चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत से है, एक यहाँ पर देख सकते हैं कि जो
द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है CERT इन, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और जो साइबर हमला है इसको देखरेख करती है, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में या फिर एज मालवेयर के रूप में, या फिर आप जान सकते हैं कि वहाँ साइबर अटैक होता है। उसको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए एक टीम चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ा एक कंसर्न का विषय है। तो इसी तरह देखिए भारत में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और क्या है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, जिसको NSCS बोला जाता है, ठीक है। ये इसको अभी चेक करने वाले हैं। तो देखिए इसे पता चलेगा कि जो साइबर हमला हो रहा है आने वाले दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा अभी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूज़ देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़ है श्रीलंका से निकल कर आ रहा है। श्रीलंका ने अभी क्या किया है, जो श्रीलंका में जो अपोजिशन के जो लीडर हैं अभी उन्होंने एक कैंपेन चला दिया है चाइना के खिलाफ कि चाइना गो बैक के नारे लगा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो श्रीलंका का जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा से श्रीलंका का हेल्प तो करता है, लेकिन इसके बदले में कुछ ना कुछ लेता है। लेकिन हेल्प वो ऐसा करता है ताकि वो कर्जा के जरिए हेज करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो हमेशा वो जो दूसरे देशों को हो अपना जो लोन प्रोवाइड करते रहता है। इसी तरह देखिएगा कि जो श्रीलंका है अभी $7.4 बिलियन का जो उनका ऋण है वो अभी हो गया है श्रीलंका का, जिससे कि वहाँ पर अभी इकोनॉमी जो है सस्टेन नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ख़राब है सिचुएशन, ठीक है। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रीलंका का जो टावर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोटस टावर कोलंबो में लगा हुआ है, ठीक है। ये चाइनीज़ फंड के द्वारा है, चाइनीज़ फंड ने इसको प्रोजेक्ट किया था और इसको बनवाया था, ओके। देखिए कि हम लोग को अभी इंडिया के साथ अभी श्रीलंका का काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिश्ता रहे हैं। कोविड-19 जब आया था, ठीक है, तो इंडिया ने बहुत सारे इनको जो वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, और चाइनीज़ भी इसको वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। ऐसा बात नहीं है कि आप देखोगे कि चाइना का जो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लगभग 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की और वो अग्रसर हैं, ठीक है, चाइना का इकोनॉमी। तो आप जान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा से किसी और देशों को मजबूर कर देता है लोन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी श्रीलंका का सिचुएशन ख़राब है। अब जान सकते हैं कि अब वहाँ के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि चाइना हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, तो इसलिए वो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। चाइना गो बैक के नारे लगा रहे हैं और जो सड़कों में हमेशा वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसके बारे में। और जैसे कि आप जान सकते हैं कि IMF से श्रीलंका का जो अभी है वो कुछ फंड मिलने वाला था, अभी तक मिला नहीं है। तो यहाँ पर इसका आर्टिकल आप देख पाएंगे, यहाँ पास आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, ये राइनोस का है, ठीक है। राइनोस के जो कंजर्वेशन है, संरक्षण की बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइनोस क्या होता है। राइनो एक गेंडा है जिसपे एक सिंग होता है, ठीक है। हम वन हॉर्न राइनोस के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। वन हॉर्न राइनो आपको देखेंगे मिलेगा आसम में, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपको आसम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिला है, तो इसका जो कंजर्वेशन है यहीं पास होता है। और जो इसका यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे ये वन हॉर्न राइनोस है, ठीक है। ये जो गेंडा है इनका एक सिंग होता है, इसीलिए इसको वन हॉर्न राइनोस बोला जाता है। ये भारत में असम राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में पड़ता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक अच्छा नेशनल पार्क है, गेंडों के लिए एक बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है, ठीक है, जहाँ पास गेंडों को कंजर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास जो है 1300 स्क्वायर फीट में है, ठीक है। तो आए दिन आप लोग देखे होंगे कि जो गेंडा है उसका बहुत तेज़ी से इनका तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन आए दिन देखे होंगे कि इनका बहुत सारे जो स्मगलर होते हैं, ठीक है, जो इनका जो मांस होते हैं, मांसों को या फिर इनके जो सिंग होते हैं एक्सपोर्ट में कर देते हैं, ठीक है। हमारे देश में देखे होंगे कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उसको मार के कहीं और उनका स्मगलिंग करते रहते हैं। तो इसी तरह देखिएगा कि जो राइनोस का जो पॉपुलेशन है कम होता जा रहा है। अब अगर आप एक रिपोर्ट में देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है बहुत सीमित होता जा रहा है, ठीक है। काजीरंगा देखिए 1905 में एक प्रोटेक्टेड एरिया बना था, है ना। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि अभी राइनोस ने अभी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पास ग्रो हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। अगर इसका पॉपुलेशन आप देखेंगे काजीरंगा में तो ये आपका 2613 की जो संख्या आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
और इसका पूरा पॉपुलेशन है 4014 है पूरा इंडिया में और नेपाल को मिलाकर। एक दशक पहले अगर देखेंगे इसको पता चलता है कि इसका पॉपुलेशन जो थी काफ़ी कम थी, ठीक है, 2454 था पहले। फिर बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया राइनोस को और इसका फिर तेज़ी से विकास हुआ। और 2010 में काजीरंगा नेशनल पार्क को इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि 2010 के अनुसार से में यहाँ पर जो हायर डेंसिटी था टाइगर्स का 32.64 था पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में इन द वर्ल्ड। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हंटिंग वगैरह और जो पोचिंग है वो हमेशा होते रहा है, ठीक है। तो जो एक यहाँ पास देखेंगे तो पता चलेगा कि जो असम के बेस्ड जो रैनो है जो एक्सपोर्ट करते हैं बिहाब कुमार, जो रैनोस के एक्सपर्ट है एक्सपर्ट हैं उसके का नाम है बिहाब कुमार तालुकदार है, ठीक है। तो बताते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा अभी जो इसे हंटिंग हो रहा है और जो शिकारी हैं इसका शिकार करते हैं और जो स्मगलर हैं अपने जो इंडिया का जो टाइगर्स हैं या फिर जो और भी जीव जंतु हैं उसको अभी स्मगलिंग करते हैं, जिसमें से जो राइनो है वो भी है। और राइनोस का जो ट्रेड है या फिर व्यापार इसका किया जा रहा है, ठीक है, गलत तरीके से, ठीक है। तो ये नेपाल और इंडिया में आपको इसका जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है, ठीक है। तो जो पोचिंग है जो शिकार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत के पास जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पास ये बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका जो क्योंकि इलीगल तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो ट्रेड किया जा रहा है, जिससे कि जो जीव जंतु हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि जो रैनो से उसका जो पोचिंग हो रहा है। आप देखेंगे जो एशिया में फिर या फिर साउथ एशिया में इसका मांस या फिर इसका जो राइनो के जो सिंग है हॉर्न है उनका जो ट्रेड है वो हो रहा है। तो राइनोस के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो हाथी है उनका भी यहाँ पास उनके प्रजाति पाए जाते हैं। जो 60% हाथी हैं वो भारत के जो एशिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पास आप जान सकते हैं कि जो हाथी है वो भी इंडेंजर है भारत में, ठीक है, क्योंकि पूरे एशिया का जो 60% हाथी है पूरे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। 2017 के अनुसार से अगर देखोगे तो जो डाटा है उसमें 29,964 हाथी भारत में रहते थे, ठीक है। अब देखेंगे कि जो आए वाले दिनों में बहुत सारे जो हाथी हैं अभी विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो हंटिंग है या फिर जो इनका जो पोचिंग है ये भी हो रहा है। और देखोगे कि बहुत सारे जो सेंचुरी है या फिर जो नेशनल पार्क है वहाँ पास हाथियों को गाड़ी द्वारा कुचला जा रहा है और जो मानव है वो हाथी के बीच जो लगाव है वो कम होते जा रहा है कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो हमेशा शिकार करने की बात करते रहते हैं। और गवर्नमेंट ने इसे बहुत सारे जो प्रोविजन रखे हैं वाइल्ड लाइफ में प्रोटेक्शन एक्ट के तहत से कानून बनाए हैं, लेकिन अभी वो धरातल पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई अपराधी है वो आराम से बच जा रहा है क्योंकि वो जानवर है। इसीलिए IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, ठीक है। और थ्रेटेंड स्पीशीज में शेड्यूल फर्स्ट किया गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल फर्स्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं अपना जो घर वगैरह बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, जंगलों के आसपास बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग रहते हैं जो गांव के लोग रहते हैं उनका जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इसमें उनका या फिर व्यक्ति का भी तो डेथ हो ही जाता है, लेकिन जो हाथी है वो भी इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। तो मानव और जो हाथी का है अब लगाव देखोगे तो इसको पता चलेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अब हाथी और जो व्यक्ति है उनका जो संबंध अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि हाथी की जो संख्या है दिन प्रतिदिन अभी घट रही है और इसमें व्यक्ति का भी संख्या घट रही है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति है वो गलती से जंगल में चला जाता है हाथी के क्षेत्र में, ठीक है। इससे व्यक्ति और हाथी की जो मुठभेड़ हो जाता है इसमें व्यक्ति भी मारा जाता है और हाथी भी मारे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति है अपने बचाव के लिए हिट करते हैं एलिफेंट को, ओके। जिसमें से क्या होते हैं अभी आप एक डाटा के अनुसार से देखेंगे तो लगभग अभी 100 हाथी जो हैं अभी किल कर दिए गए हैं और जो व्यक्ति हैं 400-500 जो व्यक्ति हैं वो प्रति साल अभी मारे जा रहे हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाथी देखने को मिलेगा भारत का, ठीक है। वहाँ 44% आप पॉपुलेशन देखेंगे मिलेगा एलिफेंट का, ठीक है, पूरे भारत में से। अब बहुत सारे हाथियों को जो मरने का जो रेट है, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि बहुत सारे जो जंगल से हैं उसको काट के रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, फिर
या फिर रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि जो ह्यूमन्स हैं और जो एलिफेंट है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे जो हाथी हैं, अभी जंगलों में बहुत सारे जो अनाज है या फिर जो उनके लिए भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वहाँ पास नहीं रहती है पर्याप्त मात्रा में, तो जंगल की ओर चले जाते हैं या फिर जो खेत हैं किसान का उसमें चले जाते हैं, जिससे कि जो है ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1992 में एक सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, लॉन्च किया गया था इससे। तो यहाँ पास एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें से जो एलिफेंट है उसको बात की गई थी कि इनको एक अलग से कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा, या फिर वो एलिफेंट के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके थ्रू बहुत सारे जो कंजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, जो बढ़कर अभी 32 एलिफेंट कंजर्वेशन एरिया बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, और इसमें से एक है अगस्तामलाई एलिफेंट रिजर्व जो 2022 में बना है। ठीक है, जो एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। एलिफेंट के मूव्स के लिए उनको क्या चाहिए, एक अच्छा सिक्योर जगह चाहिए। ठीक है, एक अलग कॉरिडोर चाहिए, और इसी प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है 1992 के तहत अभी गवर्नमेंट में बात कर रही है कि लगभग 101 और ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ताकि जो एलिफेंट है उसका जो डेथ हो रहा है, ठीक है, जो ह्यूमन और जो एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप यहाँ पास देख पाएंगे कि एक यहाँ पास न्यूज है, तो इसमें देखिए कि अभी क्या है 21 नवंबर 2022 में एक एलिफेंट है जिसका डेथ हो गया। ठीक है, डेथ कैसे हो गया, अभी इस डेथ ऐसे हो गया कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पास ट्रेन के द्वारा हिट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एलिफेंट होते हैं अभी रेलवे ट्रैक में आ जाते हैं, और जो ट्रेन है और जो एलिफेंट है उनका जो टक्कर हो जाता है इसकी वजह से। तो इस एलिफेंट का नाम था नंदिनी। ठीक है, और तो ये आखिरी बार एक गुड बाय बोल दी कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 फीमेल चीता थे और जो 3 थे मेल चीता थे। ठीक है, तो इसको कहाँ रखा गया है, नेशनल पार्क में रखा गया है। नेशनल पार्क कहाँ के, कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में होता है वहाँ पास रखा गया है। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, जहाँ से हम जो चीता है वहाँ से इंपोर्ट किए हैं। ओके, तो भारत ने बिग कैट इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। कुनो नेशनल पार्क में रहने के बाद जो चीता है, ठीक है, तो उसको रखा गया था, कुछ दिन क्वारंटाइन में रखा गया था, इसके बाद जो जंगल है उसमें छोड़ दिया गया। तो यह क्वारंटाइन में क्यों रखा गया था, क्वारंटाइन में इसलिए रखा गया था क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ एनिमल्स में क्या होता है, कुछ रोग रहते हैं। ठीक है, ताकि वो भारतीय रोग में या फिर जो भारत में है वो उसके लिए अच्छा सा इन्वायरमेंटल मिले उस चीता को। ठीक, इसीलिए क्वारंटाइन में रखा गया था, क्योंकि आप जानेंगे कि जो अफ्रीका से एशिया में अगर लाए गए हैं तो एशिया में उसको ढालने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप जान सकते हैं कि जो नामीबिया है एक ऐसा कंट्री है जहाँ से हम लोग चीता इंपोर्ट किए हैं 8, जिसमें से 5 क्या है फीमेल है और 3 क्या है मेल चीता है। ओके, और जो कुनो नेशनल पार्क है, ठीक है, तो वो चीतों के लिए बेस्ट अच्छा एरिया है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पास ज़्यादा चीता तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ को रख सकते हैं। इसी तरह चीता के साथ साथ आप देखेंगे इंडिया में तो जो टाइगर है उसका पॉपुलेशन कितना है, तो टाइगर का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 2967 टाइगर हैं। ठीक है, और देखिए 6% की दर से हर साल बढ़ रहे हैं, और जो ठीक है, और इसके 89,000 जो स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया है वो जस का तस बना हुआ है 2014 के अनुसार से। ठीक है, तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक कंजर्वेशन के लिए, एक संरक्षण के लिए जो जंगल या फिर जो इन्वायरमेंटल मिलता है वो दिन प्रतिदिन जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ता है, बहुत सारे उसमें एनिमल रहते हैं, तो उनके लिए एक परेशानी है या फिर उनके लिए भी कम पर्याप्त जगह मिलता है। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं तो 89,000 स्क्वायर किलोमीटर है पॉपुलेशन एरिया टाइगर के लिए, जिसमें से आप जान सकते हैं कि बहुत से जो फोटोग्राफर हैं, ठीक है, तो आप जाते हैं या फिर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2006 में, ठीक है, एक डाटा के अनुसार से
1411 टाइगर थे और फिर ये बढ़कर 2010 में 1706 टाइगर हो गए और फिर 2014 में 2226 टाइगर हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि जान सकते हैं कि इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, इसलिए द प्रोजेक्ट टाइगर इसमें 1973 में लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके थ्रू टाइगरों की जो संख्या है उसको बढ़ाकर अभी इंक्रीज किया जा रहा है और उसके लिए एक अच्छा हैबिटेट भी बनाया जा रहा है। क्योंकि जो टाइगर है एनिमल से, कोई से भी एनिमल है और जो ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट वो हमेशा बना रहता है, जिसमें कि ज़्यादातर जो एनिमल्स है उसी को क्या बोलते हैं, उसको लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन से है अपना बचाव के लिए हमेशा जो एनिमल से उनके ऊपर टारगेट करता है। और देखते हैं बाद में हम एक और टॉपिक बच गया है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अभी इसमें अभी हाल में क्यों नहीं जो बना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके ऊपर अभी कोर्ट ने ध्यान दिया है। ठीक है, आप जान सकते हैं कि जो 30 नवंबर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने पूछा था कि जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया गया है तो इसके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टाइगर के साथ साथ हम जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और जो बहुत सारे जो पक्षीज़ हैं, ठीक है, जो स्पीसीज है उसको बचाने के लिए भी उसका क्या अप्रोच है गवर्नमेंट का, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी की थी। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं तो उनके माध्यम से अभी लीड किया गया था। और जो गुजरात और राजस्थान है वहाँ पर देखिए बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे समुद्री एरिया हैं और जो जानते हैं कि बहुत सारे जो देशों से जो बर्ड है माइग्रेशन करके आते हैं हमारे देश में, तो उनके लिए जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं अभी गुजरात और राजस्थान को अभी उन्होंने उनकी गवर्नमेंट से पूछा था कि उनके ऊपर से क्या अप्रोच रहा है। ठीक है, क्योंकि आज दिनों आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है जो उसका जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से अभी कम हो रहा है। ओके, और जो जान सकते हैं कि इसका जो पोचिंग होता है, हंटिंग होता है और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो आपको देखने को हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप देखेंगे तो 1 से 2 मीटर के इसके जो लंबाई होती है ना। ठीक है, ये वजन में काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड होते हैं आप जान सकते हैं कि एक बड़ा पक्षी होता है। ठीक है, अगर आप इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ज़्यादातर लंबी दूरी के उड़ान भी भरते हैं। ठीक है, ये हमेशा ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड होते हैं 1 से 2 अंडे देते हैं साल भर में। ठीक है, या फिर 1-2 साल में 1 ही अंडे देते हैं कभी कभी। तो आप जान सकते हैं कि 1-2 वर्ष में एक ही अंडे देते हैं और इसका जो प्रजनन दर है काफ़ी धीमा होता है। ओके, इसका जो औसत आयु होता है ये 15 से 16 साल ये जीवन जी सकता है। ठीक है, ये 15-16 साल इसका जीवन होती है। आप जान सकते हैं कि इनका जो अधिकतर जो मृत्यु होता है आप देखे होंगे कि जो भारत में जो तारे होती हैं, बिजली के खंभे होती हैं, तारे होती हैं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा नहीं देख पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन जो बर्ड्स है, इन जो पक्षियों का मौत हो जाता है। ठीक है, या फिर इनकी मारे जाने की सूचना मिलती है। बहुत सारे अभी न्यूज़ में देखे होंगे बीते दिनों में कि ये जो बर्ड्स हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ठीक है, तो इनकी मौत जो हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी विद्युत के तारों से हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि उनके चपेट में आ जाते हैं तो इससे इनका जो खतरा है बना रहता है। और इनके लिए चुनौती और क्या है, इनके लिए चुनौती वे है कि बहुत सारे जो कुत्ते हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो इनके जो शिकार करते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनकर सामने आता है। तो कि आपने देखे होंगे कि बहुत से ऐसे राष्ट्र हो गए जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, है ना। ठीक है, कोल्हापुर तमिलनाडु ऐसे स्टेट हो गए जहाँ पास पहले ये देखे जाते थे काफ़ी मात्रा में, लेकिन दिन प्रतिदिन इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है घटती जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो जान सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो लाइफ है किस तरह से चलती है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स बस्टर्ड हैं, ये हैवीस्ट फ्लाइंग बर्ड हैं। ठीक है, ये धरती पे जैसे कि स्टेट बर्ड है, ये राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। कौन ये बर्ड? ओके, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो स्टेट हैं कुछ बर्ड में अपने जो स्टेट बर्ड डिक्लेयर करते हैं। आप बताइए कि ऐसे कौन से स्टेट है इंडिया में जहाँ पास तो उसका जो बर्ड्स होगा वो स्टेट बर्ड होगा। ठीक है, अब जैसे कि जान सकते हैं कि इंडिया का जो हमारा जो नेशन है इंडिया, ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी जिसके आप जान सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है ना। इसी तरह राजस्थान का भी एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बर्ड है जो उसका राजकीय पक्षी है या फिर स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो देखिए एक किस तरह के हैबिटेट इसको चाहिए इस बर्ड को। तो देखिए कि लार्ज लैंडस्केप चाहिए और ड्राई ग्रासलैंड चाहिए इनको
ठीक है। तो ये सर्वाइव अच्छे से करते हैं। भारत में ग्रेट इंडियन बस्ट के अभी 4 बस्टर्ड स्पीसीज भारत में खोजे गए हैं। ओके, तो देखिए इसको प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पास IUCN है, तो IUCN ने इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल के रखा है। और इसी तरह साइड से है उसने से भी जो अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा है। और इसी तरह इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो इसको शेड्यूल फर्स्ट में कैटेगराइज किया गया है 1972 जो कानून है उसके अनुसार से। तो ग्रेट इंडियन बर्ड है अभी थ्रेटन है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से जो इनका मृत्यु दर अभी हुआ है। ठीक है, तो अभी जान सकते हैं कि जो कूलिंग है या फिर जो कोलिडीन है और जो ओवरहेड पावर लाइन्स हैं उनकी वजह से इनका जो मृत्यु है वो देखने को मिला है। और भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि सोन चिरैया किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्ट की जो पॉपुलेशन अगर देखोगे कि भारत में इसकी संख्या कितना है, तो अब देख सकते हैं कि इंडिया और जो ग्लोबली आप देखोगे तो इसकी एस्टिमेट पॉपुलेशन थी लगभग 1260 थी 1969 में, बट ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, 75% इसका डिक्लाइन देखने को मिला है लास्ट 30 सालों में। इतिहास के अनुसार से देखेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत में 11 राज्यों में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो इसका जो राजस्थान है और जो गुजरात है वहीं पास इसका छोटा सा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरह कभी कभी आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन इसका देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो 150 है अक्रॉस कंट्री। ठीक है, और जो 128 बर्ड है राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि पता है कि पावर ट्रांसमिशन से इनकी जो संख्या है उसमें इसको इफेक्ट करती है। आप जान सकते हैं कि अभी जो 16 ग्रेट इंडियन बर्ड्स का जो चिक्स हैं, जो बच्चे हैं, उसको ब्रीडिंग के थ्रू लाया गया है। ठीक है, जो ब्रीडिंग हुआ है आर्टिफिशियली इसको हैच किया गया है। ओके, जो एक से किया गया है उसके अंडे से किया गया है। इसका जो कंजर्वेशन या फिर जो ब्रीडिंग फैसिलिटी है राजस्थान में जो शाम है वहाँ पास देखने मिल जाएगा, जैसलमेर में, राजस्थान में। ओके, यहाँ पास क्या हो रहा है, अभी देखिए कंजर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है, ब्रीडिंग में ध्यान दिया जा रहा है। और ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है इसकी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा जा रहा है। ठीक है, इसके जो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से भी ध्यान देने की बात कही गई। तो आप जान सकते हैं कि भारत में इसकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार से अगर देखोगे कि जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लाया गया था, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया था, उसमें टाइगर की जो संख्या है बढ़ाई गई थी, इसी तरह इसमें कोई से भी एक प्रोजेक्ट लाया जाए ताकि जो स्पीसीज है GIV ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी जो प्रजातियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका जो संख्या है बहुत कम अब रह गई है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो पॉपुलेशन है इस स्पीसीज का, तो अभी जैसलमेर डिजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पास इसके जो काम है वहाँ पास करने की चल रही है बात। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ पार्क ही आगे नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको या फिर जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जो कंजर्वेशन है इसको किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो अभी भी इस जो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आए हैं। तो चलिए ये वाला आर्टिकल यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेसन पसंद आया हो। थैंक यू।